अस्सलाम वालेकुम जी। शुरू करते हैं जी। और क्या हाल चाल है जनाब? खाना शाना खाया तो भाई थोड़ी सी एनर्जी आई है।
लो जी, पहला क्योंकि हम ग्लोबल नेचर के टॉपिक्स देख रहे हैं, अगर हमें कोई भी सवाल फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर से रिलेटेड आ जाए, आगे जो हमारी दुनिया है इसका इकोनॉमिक ऑर्डर क्या होगा, ये याद रखिएगा कि पावर सिर्फ ये नहीं है कि जो पॉलिटिकली या मिलिटरीली दुनिया को डोमिनेट करे। ठीक है जी, पावर ये भी है कि आप अपनी इकोनॉमिक टर्म्स एंड कंडीशंस भी ग्लोब पर एक्सर्ट करें। ये खास तौर पर मिड 20th सेंचुरी से ये कल्चर एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर का डेवलप हुआ, खासतौर पे यूएस की लीडरशिप में। फिर आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी जाहिर है 1944 में बन गए। सही है जी, लेकिन आज ये जो यूएस का बनाया हुआ इकोनॉमिक ऑर्डर था, इसमें हमें जी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आ रही है। ठीक है जी, वाजिया मिलिट्री एक्सक्लेशन टॉपिक कंप्लीट तो नहीं हुआ था सर। हाँ, नहीं हुआ था, इग्नोर कर दें। वो मुझे एफपीएससी के चेयरमैन ने कॉल की थी, उसने कहा था बट सर ये आपने पूरा नहीं करवाना टॉपिक, ये आपके बच्चों के नंबर ज्यादा आ जाने हैं, फिर हमें दुनिया बोलती है। तो इसलिए मैंने उसको पूरा नहीं करवाया। तो जनाब आज इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, होती नजर आ रही है। तीन फेजेस ऐसे हैं जिनमें आप इजीली दुनिया की जो इकोनॉमिक आप ऑर्डर है दुनिया का, माशी निजाम, तीन फेजेस में आसानी से बात समझ आ जाए। एक वो जो 1944 से लेके 1991 तक चला, खालिसतन डॉलर बेस्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, डॉलर पे बेस करता था। खालिसतन आईएमएफ प्लस वर्ल्ड बैंक का रोल इन ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, एक फेज ये चला। दूसरा फेज छोटा है, ज्यादा देर का तो नहीं है, 1991 से 2008। आओ ग्लोबलाइजेशन पे ईमान ले आओ, आओ एक्सपेंशन करो डब्ल्यूटीओ की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। ठीक है जी, आओ फ्री मार्केट्स बन जाओ। ये एक फेज चलता रहा। तीसरा फेज जो 2008 से 2025 तक का फेज आपको नजर आता है। इस फेज में वेस्टर्न हेजिमनी स्लोली एंड ग्रेजुअली एरोड होती नजर आई। ऑल्टरनेटिव्स की बात होती नजर आई, हमने ऑलरेडी एक टॉपिक भी की, ऑल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशंस।
इस पिछले फेज की वजह से जो फाइनेंशियल क्राइसिस आया और सारी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड थी 2008 में, तो फाइनेंशियल क्राइसिस किसी एक मुल्क में नहीं, फैलता गया, वाइड स्प्रेड। तो भाई डीकपलिंग भी करो, जरूरत से ज्यादा ना दूसरी स्टेट्स पर इन्हिसार करो, क्योंकि क्राइसिस इन वन स्टेट वो अल्टीमेटली जो उस पर डिपेंडेंट होंगे। लेकिन प्रॉपरली स्पीकिंग, ये आप देख लें, ऑनलाइन देख लें, आप डिप्लोमेट देख लें, आप फॉरेन पॉलिसी देख लें, आप CFR देख लें, ठीक है जी, आप फाइनेंशियल टाइम्स देख लें, इन सब में आपको 2024 2025 में ये रिपीटेड ये बात मिलेगी कि भाई ये वो ईयर है जिसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन बड़ी फास्ट ट्रैक पे होती नजर आ रही। इन 3 फेजेस के बाद क्यों, कैसे? कौन से वो ड्राइवर्स हैं जिन्होंने पुश किया जी इस फास्ट ट्रैक ट्रांसफॉर्मेशन को? लो ये बच्चों वाली बातें हैं, कोई बड़ी रॉकेट साइंसेस नहीं। राइज ऑफ ब्रिक्स प्लस, ब्रिक्स तो था ही था, ये 24 में आके ही ब्रिक्स प्लस बना ना, 24 से पहले तो नहीं था ब्रिक्स प्लस, 24 में आके बना ना ब्रिक्स प्लस। इसीलिए 24-25 को ये शुमार करते हैं भाई जी के ट्रांसफॉर्मेशन। 5 तो पहले ही थे ये ब्रिक्स में, सही है जी। फिर ऐड हो गए जनाब, इजिप्ट भी आ गया, फिर UAE भी आ गया, फिर ईरान भी आ गया, फिर अर्जेंटीना भी आ गया, एंड मोर टू फॉलो, क्योंकि कई कंट्रीज न्यू डेवलपमेंट बैंक, ठीक है जी, उसका पार्ट बने हुए हैं। गो के सिर्फ 30 बिलियन US डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट्स हैं, कुछ ज्यादा तो नहीं है, अभी हमने किया था टॉपिक, लेकिन पार्ट तो बन गई। सो एक बड़ा फैक्टर तो ब्रिक्स प्लस है, और ये आगे आने वाले सालों में एक्सपेक्टेड है कि मोर कंट्रीज कि वो ज्वाइन करेंगी इसको। फिर जनाब करेंसी मल्टीपोलैरिटी, करेंसी मल्टीपोलैरिटी, एक बात ठीक है कि डी डॉलराइजेशन की तहरीक, ओए होए होए होए, चल गया सॉरी। ये बात ठीक है कि डी डॉलराइजेशन की जो तहरीक है ये जरा कम हुई है, सही है जी, ये बात ठीक है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन द पॉइंट इज कि ब्रिक्स कंट्रीज और इवन जो ब्रिक्स में नहीं भी हैं, जैसे किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, वो इन कंट्रीज के साथ ट्रेड सेम करेंसी में करना स्टार्ट होगी। चाइना, रशिया, इंडिया, ईरान, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, चाइना, ये बड़ी एग्जांपल्स कि जिन्होंने इधर युआन में या इंडियन करेंसी में, इंडियन रुपी, INR,
या सऊदी रियाल, इनमें ये आपस में विलिंग हो गए हैं जी और कर रहे हैं। ठीक है जी, समझ आई जी। तो जनाब करेंसी मल्टीपोलैरिटी होती नजर आ रही है। इवन 2025 का आप आईएमएफ की आप गूगल कर लें, आईएमएफ का वो आपको लिंक्स मिलेंगे कि जो यूएस डॉलर का शेयर है इन ग्लोबल रिजर्व्स, नो डाउट ट्रेड तो अभी भी ज्यादा यूएस डॉलर में हो रही है, लेकिन ग्लोबल रिजर्व्स, एक्सचेंज ग्लोबल रिजर्व्स जो है, अब जो आप कहते हैं ना, क्या कहते हैं उर्दू में उसको, जर्रे मुबादला के जखायर। ठीक है जी, तो जर्रे मुबादला के जखायर लास्ट 25 ईयर्स में ये नीचे गए हैं जी। आज 2025 में, इसके बिगिनिंग में 2025 की ग्लोबल रिजर्व्स इन टर्म्स ऑफ डॉलर्स, ये जनाब 58% पे हैं जस्ट। और ये 2000 में ये ग्लोबल रिजर्व 3/4 थे जी दुनिया के, 75% तकरीबन। तो इनका गिरना वाज़ह तौर पे बता रहा है कि करेंसी मल्टीपोलैरिटी ने अपनी जगह बना ली, वाज़ह तौर। फिर वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड, ये खास तौर पर लास्ट 7 to 8 ईयर्स में दुनिया बहुत तंग आ गई है जी यूएस चाइना ट्रेड वॉर से, बहुत तंग आ गई कि ये दो कंट्रीज आपस में ट्रेड वॉर तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी ट्रेड वॉर की वजह से पूरा ग्लोब डिस्टर्ब हो रहा है। अगर हम पुरानी बात करें 2018 से 19 में पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन रेट में 4% इंक्रीज हुआ बिकॉज ऑफ यूएस चाइना ट्रेड वॉर। एट दैट टाइम सप्लाई चेन्स डिस्टर्ब हुई, आपस के इनके टैरिफ्स की वजह से कॉस्ट बढ़ गई प्रोडक्ट्स की। जितनी ज्यादा सेल होगी कॉस्ट कम होगी। जब आपस में एक दूसरे पे टैरिफ लगाना शुरू हुए, सेल कम हुई, तो जब भाई जहां पर बाकी जगह बेच रहे थे वहां से अपने मुनाफे पूरे करना शुरू हो गए। फिर दूसरी तरफ इसी वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड में द सेकंड सैंक्शंस का आइडिया जो यूनाइटेड स्टेट्स ने शुरू किया, द सेकंड सैंक्शन। द सेकंड सैंक्शन क्या, देखें ये कंट्री है, इसने पाबंदियां लगा दी बी पे, और साथ ये कह दिया कि अगर कोई सी कंट्री, डी कंट्री, ई कंट्री अगर ट्रेड करेगा बी के साथ तो हम सैंक्शन उस पर भी लगा देंगे। ये तो हमेशा से चलता आया फार्मूला। सेकंड सैंक्शन में ये आया कि हम ए कंट्री, हम बी कंट्री पर सैंक्शन लगा रहे हैं, या हम बी कंट्री की किसी कंपनी पर सैंक्शन लगा रहे हैं। अब पूरी दुनिया में कोई भी कंपनी अगर बी के साथ या बी की इस कंपनी के साथ कोई भी एक्सचेंज करेगी, ट्रांजैक्शन करेगी, तो उस पे भी हम पाबंदी, यानी मुमालिक तो हैं ही हैं साथ साथ, ये तो हैं ही हैं, लेकिन अब हम ये काम भी करेंगे। इसने बहुत जो है वो इम्पैक्ट क्रिएट किया। अच्छा इसको जरा और आसानी में समझ लें, ये आसानी में इस तरह है
कि ये जो कंट्रीज पर सैंक्शन लगती थी ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं रहती थी। उसकी वजह कि बी पे सैंक्शन लगी है। अब सी में एक मौजूद मल्टीनेशनल कंपनी है, उसको पता है कि अगर मैंने बी के साथ ट्रेड की तो मेरे मुल्क की तरफ से प्रेशर आएगा बी के साथ ट्रेड करने में, क्योंकि फिर ये सॉरी सी पर सैंक्शन लग सकती हैं। सही है जी। तो मैं ऐसा क्यों ना करूं कि मैं अपनी इन्वेस्टमेंट ही उठा के बी में ले जाऊं, मैं अपनी चीज भेजूंगा, वो नजरों में आएगी, ला मैं यहाँ इन्वेस्टमेंट कर देता, यहीं पे अपने प्रोडक्शन हो, बाकी तो चल ही रहे हैं, यहाँ पे भी कोई ना कोई ओपन कर दे, तो मैं कौन सा कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एंगेज होऊंगा, मेरे पैसे भी सेफ, मुझे एक नई मार्केट भी मिल गई, वहां बैठ के चीज बेच दूंगा अपनी, ये इसमें क्या फर्क पड़ा। इसी को देखते हुए फिर ये सेकंड सेंस का आइडिया अमेरिकन ने दिया दुनिया को, भाई कोई कंपनी कहीं पर कोई इन्वेस्ट भी करेगी तो सॉरी अस्सलाम वालेकुम। शुरू उन्होंने नॉर्थ कोरिया से करवाया था बेसिकली, कि नॉर्थ कोरिया में कोई शिपिंग कंपनी दुनिया की अगर नॉर्थ कोरिया में अपने जहाज भेजेगी या नॉर्थ कोरिया की चीजें दुनिया को एक्सपोर्ट करेगी तो वो फिर यूनाइटेड स्टेट्स नहीं आएगी। तो इस तरह की रिस्ट्रिक्शन से दुनिया तंग आ गई इस वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड से, कि क्या यूएस की हेजिमनी, इसको यार ये हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। तो ट्रांसफॉर्मेशन की पेस तेज हो गई कि ये जो इकोनॉमिक वॉरफेयर है भाई ये हमारे लिए बहुत मुश्किल। ठीक है जी। फिर जो डिजिटल करेंसीज का आना था जी, डिजिटल करेंसीज, एआई ड्रिवन डिजिटल करेंसीज, सबको पता, एक पूरी ब्लॉकचेन फाइनेंस का आइडिया। इसने आके गोल्ड एज अ रिजर्व, डॉलर एज अ रिजर्व, इन मिथ्स को पूरी तरह तोड़ दिया। जितनी भी सैंक्शंस लगा लो, अब अगर ट्रांजैक्शन ही डिजिटल करेंसी में हो जाए तो आपकी हेजिमनी तो फिर चैलेंज होगी ना जी। इट्स अ सॉर्ट ऑफ प्लेटफॉर्म कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म अपने लिए रास्ते बना लेता है जी। दुनिया का कोई मुल्क, कोई एम्पायर कैपिटलिज्म का रास्ता नहीं रोक पाया कभी। सरमाया अपना रास्ता बना लेता। आपने गोल्ड पे चेक रखे, आपने डॉलर पे चेक रखे, आपने सैंक्शंस लगानी शुरू कर दी, दुनिया डिजिटल करेंसी की तरफ जाना शुरू हो। तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है जी। तो ये वो बुनियादी की ड्राइवर्स जिन्होंने जो एक ट्रेडिशनल वेस्टर्न हेजिमनी थी उसको सीरियस डेंट पहुंचाने शुरू कर दिए, और 24-25 में ये जो ट्रांसफॉर्मेशन की पेस थी ये और तेज हो गई। सही है जी। कहानी समझ आ रही है। करंट सिनेरियो में चार बड़े ब्लॉक्स हैं जी, इकोनॉमिक ब्लॉक्स, जिन्होंने इन अ वे एक किस्म से रिप्लेस कर दिया है इकोनॉमिक सुपरियोरिटी ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स।
सही है जी। इनमें एक ब्लॉक तो ऑफ कोर्स ब्रिक्स प्लस का हो गया जी। इनका मेन एजेंडा क्या है? ट्रेड इन लोकल करेंसीज। पूरी दुनिया हमारे साथ ना करे बेशक, डी डॉलराइजेशन ना हो, हम आपस में ट्रेड इन लोकल करेंसीज करेंगे जी। आबादी के लिहाज से भी तकरीबन 2/3 ऑफ द पॉपुलेशन बन जाती है जी। सॉरी, तकरीबन 40% ऑफ द पॉपुलेशन बन जाती ग्लोब की। लेकिन 3 ऐसे ग्रुप भी हैं जो कि पैरेलल, जिन्होंने सीरियस दंड पहुंचाया। आरसेप भी है जी। आरसेप, इसमें आसियान है, चाइना है, जापान है, साउथ कोरिया है, एक दो और भी है। आरसेप ये लीडिंग ट्रेड ब्लॉक बन चुका है दुनिया का। लीडिंग ट्रेड ब्लॉक। गो के ये सारे लोकल करेंसी में नहीं करते, लेकिन एक लीडिंग ट्रेड ब्लॉक ये बन चुका हो। फिर इसी तरह पैन अफ्रीकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, 50+ अफ्रीकन कंट्रीज, और इनमें से मेजॉरिटी चाइना के साथ भी अलाइंड हो चुकी हुई। ये ग्रुप बहुत बड़ा एंटी ग्लोबलाइजेशन ग्रुप है जी। ये कहते हैं इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। हमने दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं होना, हम अफ्रीकी आपस में ट्रेड करेंगे। ये दुनिया का 4th लार्जेस्ट ट्रेड ब्लॉक बन चुका है जी। 50+ अफ्रीकन कंट्रीज, इंट्रा अफ्रीकन ट्रेड। जो चीजें जरूरत की पूरी करनी आपस में पूरी कर लो, ठीक है। और एक ग्रोह ऐसा है जो इनसे हट के उसकी दुनिया ही और है, और ऐसी $multi-billion की इंडस्ट्री बना दी। ईयू ग्रीन डील, यूरोपियन यूनियन ग्रीन डील। हम भी जाएंगे कार्बन जीरो की तरफ। कार्बन जीरो के कॉन्टेक्स्ट में दुनिया में इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे। एक सस्टेनेबिलिटी दुनिया में लेके आएंगे। ना यूएस ये कर रहा है, ना चाइना ये कर रहा है। ऑल यूरोपियन यूनियन कंट्रीज 27 के 27, 3rd लार्जेस्ट ब्लॉक बन चुका हुआ, सिर्फ कार्बन जीरो करवाने के चक्कर में। सस्टेनेबल क्लीन एनर्जी, ठीक है जी। सो बैक वक्त ये 4-5 बड़े हमें इकोनॉमिक ऑर्डर्स नजर आ रहे हैं, जो सब के सब स्टेबल हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ अब कंपीट कर रहे, वो सॉरी अपनी रिकॉग्निशन कर रहे, ये सब के सब स्टेबल हो चुके हैं। तो हाँ जी,
जो आपका ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर है उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बड़ी रैपिड हो रही है। लेकिन हजूर बात यह है कि इस दुनिया ने 19 आप कह लें कि 44 से लेके 2024 तक लार्जली एक सिंगल लीडर को ही देखा है जी। चाहे थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कम होना शुरू हो गया था, लेकिन एक सिंगल लीडर को ही देखा था यूनाइटेड स्टेट्स ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर को डोमिनेट करते हुए। अब चार बड़े पैरेलल ऑर्डर्स, जिनमें से तीन में चाइना मौजूद है, एक यूरोपियन यूनियन का है। यूरोपियन यूनियन का ऑर्डर बड़ा स्ट्रिक्ट है जी, इसमें कंडीशंस बहुत ज्यादा हैं ईयू ग्रीन डील में, और बाकी तीन में चाइना की प्रेजेंस है। सो दुनिया में रिलक्टेंस भी है जी। चाइनीज इकोनॉमिक मॉडल पर दुनिया बहुत ज्यादा ट्रस्ट नहीं करती। लास्ट 25 ईयर्स से दुनिया चाइना को एक बबल इकोनॉमी समझती है जी। गुब्बारे में हवा है, किसी टाइम भी निकल जाएगी। चाइना एज अ बबल इकोनॉमी जरा गूगल कीजिए। इवन रशियंस ये समझते हैं जी। ये तो अब 2022 से यूक्रेन की वॉर आई है तो फिर ये युआन में और लोकल करेंसी में ट्रेड करने पे राजी हुए हैं। नहीं तो चाइना रशियंस भी नहीं इन पे ट्रस्ट करते थे, नहीं भाई हमने इनके साथ कोई बड़ी लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक डील नहीं करनी। ये तो अब फंसे हैं बेचारे, तो उनको करनी पड़ेगी। सही है। सो एक तो ये एक सीरियस इशू है, सीरियस चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि आप कहें जी ठीक है जी बड़े ऑर्डर्स आ गए हैं मुकाबले के, लेकिन एक सीरियस कंसर्न तो है। दूसरी तरफ डेट क्राइसिस, फर्क क्या पड़ा? पहले एक बहुत बड़ी वास्ट मेजोरिटी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक की कंडीशंस पर डेट कर्जे दे रही थी। अब उसी को कई जगहों पर रिप्लेस कर लिया है एआईआईबी ने, बीआरआई फोरम ने। तो जो डेट क्राइसिस में फंसे हुए कंट्री वो तो अपनी जगह उधर नहीं है। तो ये कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है? लीडरशिप रोल ही आपको उसी में डिबेट हो रही है सारी। जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है वो तो नहीं होता नजर आ रहा। सही जी। सो नो डाउट हम कह सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, बड़ी रैपिड हो रही है। यूएस की हेजेमनी इकोनॉमिक ग्लोबल ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में वो वीक हुई है, लेकिन खत्म बिल्कुल नहीं हुई। हम एक ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर से निकलकर एक मल्टीपोलर इकोनॉमिक ऑर्डर में आए हैं। अभी क्लियर कट किसी की विक्ट्री नहीं हुई।
अभी क्लियर कट किसी की डिफीट नहीं हुई। तो क्या होगा फ्यूचर? चार ही पॉसिबिलिटीज हैं। पहली पॉसिबिलिटी ये कि इन सारों में जो एक की प्लेयर है वो चाइना है, जिसके राइज की वजह से, देखिए ना, आरसेप में भी चाइना है, अफ्रीकन के साथ भी चाइना एंगेज है, ब्रिक्स में भी चाइना है, ब्रिक्स प्लस। और तो और यूरोपियन यूनियन में भी ईवी इंडस्ट्री में और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और बाकी इंडस्ट्रीज में यूरोपियन यूनियन में भी इन्वेस्ट कर रहा है। सो एक पॉसिबल फ्यूचर सिनेरियो तो ये हो सकता है कि हमें यूएस और चाइना के दरमियान डिफरेंसेस ट्रेड के कॉन्टेक्स्ट में, इकोनॉमिक ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में डिफरेंसेस मिटिगेट होते नजर आए, और एक नेक्स्ट हाइब्रिड इकोनॉमिक ऑर्डर based on the characteristics of Washington plus बीजिंग कंसेंसस, दोनों कंसेंसस का एक हाइब्रिड मॉडल दुनिया देखनी शुरू हो जाए। एक फ्यूचर तो ये हो सकता है। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई ये तो नहीं है कि बात खत्म है जी, ये बात नहीं हो सकती। दूसरा पॉसिबल सिनेरियो रीजनलिज्म का स्ट्रेंथन होना है जी, कि अफ्रीकन मॉडल पर दुनिया के डिफरेंट रीजन्स और सब रीजन्स वो मुकम्मल तौर पर अपने आप को डिसएसोसिएट कर ले फ्रॉम यूएसबी और चाइना में लार्जली, और अफ्रीकन मॉडल पर ऑपरेट करना शुरू हो जाए। इसकी भी पॉसिबिलिटीज है। ठीक है जी। अगर अनसर्टेनिटी डिजिटल करेंसी की रिजॉल्व हो जाए, अगर हो जाए, इसके साथ जुड़े जो स्केप्टिसिज्म है, इसकी जो फ्लक्चुएशन है, वो ना हो, एक स्टेबल करेंसी के तौर पर बननी शुरू हो जाए, तो ये भी इसके भी बड़े चांस है कि ज्यादातर दुनिया इस पे मूव हो जाए, खुद ब खुद चाइना फैक्टर, यूएस फैक्टर रिड्यूस हो जाए। और ये भी हो सकता है कि फ्यूचर उसी इकोनॉमिक पावर का हो जिसके पास ग्रीन टेक्नोलॉजीज ज्यादा हो। सो ऑल ऑप्शंस आर ओपन। फ्यूचर ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर, आप ये नहीं कह सकते कि किसी एक का है जी। ऑल ऑप्शंस आर ओपन। सब मिलके भी को एग्जिस्ट कर सकते हैं। किसी एक की, दो की डोमिनेशन भी हो सकती। सो जो करंट सिनेरियो है हमारा एज ऑफ 2024 2025, इसमें सब ऑप्शंस ओपन है जी। कोई ऑप्शन मिनिमाइज नहीं है। हाँ, रीजनलिज्म में क्यामत आ जाएगी, इंडिया पाकिस्तान ये साउथ एशिया एक इफेक्टिव रीजन नहीं बन सकता, तो इसको तो बिल्कुल ही निकाल देना दिमागों से। तो एक तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई दुनिया की इकोनॉमिक
जो ग्लोबल ऑर्डर है, फ्यूचर उसका क्या है, सारे ऑप्शंस ओपन है। दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं। जाहिर है इस पहले सवाल में बात यूएस चाइना के तनाजुर में ही आगे सारी की सारी बात डेवलप हुई। ठीक है जी। मैं देख लूं जो ये उभरते हुए कामरान शाहिद और हामिद मीर क्या कह रहे हैं। हाउ टू रिलेट ट्रम्प रिसेंट मूव्स इन ट्रेड, particularly tariff, India Pakistan trade threat, Gulf visit. Will these affect China or lessen the threat of US dollar hegemony? अगर दुनिया इग्नोर करे, मे बी इंडिया रिवाइव सार्क। हाँ हाँ, डालो डालो, जिसने जो जो एनालिसिस डालना है डालो। मुझे तो जितना याद था मैंने बता दी। कभी कभी मेरी याद चीजें ऊपर नीचे भी हो जाती हैं, तो ठीक है ठीक है। बल्कि इससे अच्छा एनालिसिस मैं आपको दे देता हूँ। अगर ट्रम्प अपने किसी ग्रैंड डॉटर की शादी शी जिनपिंग इसके किसी ग्रैंड सन के साथ करते, ठीक है जी। और मोदी जिसकी शादी नहीं हुई हुई, या हुई भी हुई तो बहुत पहले वो छोड़ गई थी इसकी बेगम, अगर मोदी पाकिस्तान में रिश्ता भेज दे और इसका पाकिस्तान से रिश्ता हो जाए, है जी। अगर पुटन पुटन का कहां करवाओगे, पुटन का कहां कराओगे। पुटन का नहीं नहीं, यूक्रेन छोटी छोटी कास्ट के लोग हैं, यूक्रेन में नहीं। पुटिन को यूरोपियन यूनियन 27 बेगमात दे दे, हर मुल्क से एक शादी कर ले। अगर कोई इस तरह का काम हो जाए ना, ये जरा हैवी एनालिसिस, ये आप अगर लिख देना पेपर में कि मसले ही खराब हो जाए। अच्छा, इनका ना वट्टा सट्टा करा दें, इसका ग्रैंडसन, इसकी ग्रैंड डॉटर, ये इनका वट्टा सट्टा करा दें ताकि आपस में बंध जाए, मजबूर हो जाए, है जी। इनको आपस में बांध। अच्छा, पुतिन अब रशियन है, इसकी दो बेटियां भी हैं। आपको पता है पुतिन की दो बेटियां, उनको भी किधर एडजस्ट उडजस्ट करा दें। और मुसलमान खातून से मेरा ख्याल है, इसकी बेगम मुसलमान है, मेरा ख्याल है इसकी बेगम मुसलमान है। वैसे तो इसने डाइवोर्स दे दी हुई है, लेकिन मेरा ख्याल है इसकी बेगम मुसलमान थी। तो ये कोई मिल मिला के काम जो है ना, वो बन सकता है। ये एनालिसिस डालें आप, छोड़ें परे छोटी मोटी चीजों को। मिल मिला के कोई इस तरह का एनालिसिस बनाएं, छोटी मोटी चीजों को छोड़।
यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी। अब ज़रा पुराना टॉपिक हो गया, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान पे क्या है जी, इसको हमने एक्सप्लोर करना। यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान। ये आपके इपरी पे इसके 3 आर्टिकल्स पड़े हुए हैं, आप गूगल कर लो, इपरी यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी या इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान, तो 3 मुख्तलिफ टॉपिक्स यानी आपको आर्टिकल्स मिल जाते हैं, उन्हीं की कहानी मिला के आपको सुनाने लगा। तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है, ये स्ट्रेटेजिक राइवलरी, और साइमल्टेनियसली हमारे लिए एक डिलेमा भी है। ये बैक वक्त अपॉर्चुनिटी है हमारी फॉरेन पॉलिसी के लिए भी, हमारी इकोनॉमी के लिए भी, हमारी सिक्योरिटी के लिए भी, हमारी टेक्नोलॉजी के सेक्टर के लिए भी, हमारी ऑटोनॉमी के लिए भी, और यही चीजें हमारे लिए डिलेमा भी। सो बैक वक्त ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी भी है और डिलेमा भी है इन्हीं डोमेन्स में, पाकिस्तान जैसे कंट्री के लिए। ठीक है जी। अब ऐसे सवाल के जवाब में हमें कोई यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी इसको डिटेल में लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा सब्जेक्ट मैटर है इसका इंपैक्ट क्या है पाकिस्तान। लेकिन फिर भी एक पैराग्राफ में यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी को आप बता सकते हैं। अब एक पैराग्राफ में इसको सम अप कैसे करेंगे, इजी सी बात है, आप बता दें जनाब यूएस का पर्सपेक्टिव क्या है, वो क्यों कर रहा है स्ट्रेटेजिक राइवलरी में, क्यों एंगेज हो रहा है विद चाइना ऑन न्यूमरस फ्रंट्स। दूसरी तरफ आप बता दें चाइनीज पर्सपेक्टिव, तो एनालिसिस भी आ जाएगा, बात भी सीधी सीधी रहेगी, कोई आपको लंबी चौड़ी कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है और टू द पॉइंट सवाल के जवाब पे रहेंगे। 2017 की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स, फिर 2022 की स्टेट डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स। मुलादा बात है 17 की रिपोर्ट्स को ट्रंप ने माना नहीं, 22 की रिपोर्ट को बाइडेन ने माना। ये दोनों बड़ी रिपोर्ट्स जो स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे पड़ी, ये कहते हैं चाइना ना तो हमारा चाइना के साथ कोई क्लैश है, ना ही हमारी कॉपरेशन है। चाइना हमारा कंपैटिटर है, इसको तस्लीम करें कि चाइना हमारा कंपैटिटर है, उसके साथ क्लैश और कंपटीशन और कॉपरेशन दोनों नहीं हो सकती हमारी। चाइना हमारा कंपैटिटर है, ठीक है जी। तो इसको एज अ कंपैटिटर डील करें, इसके साथ हमारी कोई इडियोलॉजिकल डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। दुनिया एक मार्केट बन चुकी है और इस मार्केट में हमारा सबसे बड़ा कंपैटिटर, जिस तरह मार्केट में लोग कंपैटिटर होते हैं एक दूसरे के, जिस तरह मैं आपको ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, इसी तरह और सीएसएस के टीचर्स जो ट्यूशन पढ़ा रहे हैं कंपैटिटर्स। तो चाइना हमारा कंपैटिटर है जी, ये क्लियर, इस एजम्पशन पर, इस बुनियाद पर यूएस के डिसीजन मेकर्स, थिंक टैंक्स, बोला था बात है, ट्रंप ने मानी नहीं, वो क्लैश में चला गया, 2018 में ट्रेड वॉर शुरू कर दी।
लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट्स कहती हैं चाइना को कंपैटिटर समझो, ना उसको दुश्मन समझो, ना उसको दोस्त समझो, उसको एक कंपैरिजन मार्केट के तौर पर, एक मार्केट में जिस तरह एक दुकानदार दूसरे दुकानदार के साथ मुकाबले की फिजा में, एक रेडी वाला दूसरे रेडी वाले के साथ मुकाबले की फिजा में कारोबार कर रहे होते हैं। तो यूएस पर्सपेक्टिव उसकी थिंक टैंक का बिल्कुल क्लियर है कि उसको कंपैटिटर समझो। अगर कंपैटिटर से डिविएट होके आप समझते हो उसके साथ कोऑपरेट किया जा सकता है, तब भी प्रॉब्लम है, उसके साथ क्लैश करोगे और प्रॉब्लम। तो यूएस पर्सपेक्टिव सीधा सीधा कंपैटिटर है हमारा। चाइनीज पर्सपेक्टिव क्या है? अगर मैं एक पैराग्राफ में बात ही खत्म हो जाएगी, सारी स्ट्रेटेजिक राइवलरी सामने आ जाएगी कि जब कंपैटिटर समझेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली डील करेंगे, जब क्लैश में जाएंगे तो अपना भी बेड़ा गर्क होगा, दुनिया का भी बेड़ा गर्क होगा। यूएस हेजिमनी एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक लीडर हम ये नहीं मानते। बस पॉलिटिकल हेजिमोन रहे, मिलिट्री हेजिमोन रहे, जिस तरह मर्जी रहे, जो मर्जी करे दुनिया में, कभी मुदाखलत की है चाइनीज ने? हम यूएस की ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप नहीं मानते, हम उसको चैलेंज करेंगे। हम दुनिया की मार्केट्स के साथ अपने आप को कनेक्ट करेंगे। यही एसेंशियल फलसफा है बीआरआई का। इसी के नतीजे में सीपैक का आइडिया डेवलप हुआ और बाकी कॉरिडोर्स का। दुनिया की मार्केट्स के साथ कनेक्ट होंगे ताकि हम उसकी ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप को चैलेंज कर सकें। दैट्स इट। अब इन दोनों में सिमेट्री है, ये क्या समझ, इनका क्या पर्सपेक्टिव है, यहां क्या पर्सपेक्टिव है, सिमेट्री है। ये क्रिस्टल क्लियर बुनियादी सीधी बात। अब इसके इर्द गिर्द जो मर्जी होता फिरता रहे, मेन बात ये, हम यूनाइटेड स्टेट्स को एक मुल्क मानते हैं, दुनिया में अपनी बदमाशी करनी है करे, दुनिया को लीड करना है करे, मिलिट्री सबसे बड़ी रखे, जो मर्जी करे, ग्लोबल इकोनॉमिक लीडरशिप नहीं मानेंगे अमेरिकन की। दैट्स इट। इसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं चाइनीज। ये मैं अपने पास नहीं तारा, ये हमारे यहाँ के लोकल जर्नल्स में ये बातें लिखी हुई, कोई बड़ी बात नहीं। हर बड़ी मार्केट के साथ हम कनेक्ट होंगे, चाहे हमें रिलैक्सेशन पे होना पड़े, चाहे अगर हम हैवी रेट्स पे, हम कनेक्ट होंगे हर मार्केट के साथ। अल्लाह खैर से। तो पाकिस्तान पे फिर ये दो सीधे सीधे पर्सपेक्टिव्स क्लियर हो गए। पाकिस्तान पे इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? जिस तरह हमने ऊपर जो बात की, तो उसी तनाजुर में आगे कुछ बातें हम लेके चलेंगे। पहले इम्पैक्ट देख लेना जी, फिर देख लेंगे क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या डिलेमाज हैं, इम्पैक्ट में आ जाते हैं। बच्चों वाली बातें हैं, हर कोई लिख सकता है आप में से ये एनालिसिस, कोई बड़ी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं। हम बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे यूएस और चाइना के दरमियान।
ये एक बहुत बड़ा इशू आ रहा है हमारी फॉरेन पॉलिसी के कॉन्टेक्स्ट में, एक सीरियस इम्पैक्ट जो आ रहा है कि हम बैलेंसिंग नहीं कर पा रहे दोनों कंट्रीज के दरमियान। देखिए जी, बात यह है कि एक तरफ यूएस प्रेशर आता है आप पे 5G का। आपके यहाँ 2022-23 से 5G सेटअप्स इंस्टॉल्ड हैं, लिमिटेड से चल भी रहे हैं, लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, लेकिन क्योंकि हवावे पे सख्त पाबंदियां अमेरिकन की, और आपका सारे का सारा 5G का स्ट्रक्चर ही डेवलप हवावे ने किया, तो आप उसकी वाइड स्प्रेड सर्कुलेशन अभी तक नहीं कर पा रहे। अमेरिकन नहीं मानते। इतना बड़ा फ्रेंड है आपका चाइना, 5G की सारी वर्किंग हुई। आप में से अगर कोई इन सर्कल्स या आपका जानने वाला कोई इन सर्कल्स में है, तो 5G का सारा सेटअप आपका तैयार पड़ा हुआ है। ठीक है जी। Sir, can we give this point of pivot to Asia policy by Obama as a background or timeline in US पैराग्राफ? जो दिल करता करो भाई। मैं करंट अफेयर में, मैं आपका कोई वो नहीं हूँ, यू नो, गार्डियन, कि बेटा नहीं किसी से को ट्रॉफी लेके नहीं खानी, बेटा किसी की गोद में नहीं बैठना, गुड टच बैड टच क्या होता है, जो मर्जी करो। मेरा काम है करंट अफेयर के लेक्चर्स में 20 नंबर के सवाल की अपने एंड पे तैयारी करवा देना। अब उसमें किसी ने ऐड करना है, माइनस करना है, जो मर्जी करो। ठीक है जी। फोर जी स्पीड तो अभी तक हमसे फुल पोटेंशियल पे अचीव नहीं हो रही। 5G का क्या? हाँ, लिख देना एनालिसिस में। ठीक है कि अमेरिकन ऑफ द व्यू के पहले 4G को पूरे मुल्क में कनेक्टिविटी उसकी बनाओ, फिर 5G पे जाना। तो लिख दो, कोई मसला नहीं, मेरा क्या, मुझे क्या, लिख दें। तो जनाब, एक तरफ तो 5G 2022-23 से आपका सेटअप तैयार पड़े। नहीं यकीन आता तो 2022 ऑनलाइन देख लें। 5G एनेबल सेट, मोबाइल सेट्स पब्लिसिटी होती थी 2022 में। 5G एनेबल सेट, 5G एनेबल सेट। आना शुरू हो गए थे पाकिस्तान में। उस वक्त से लेके अभी तक बड़ी लिमिटेड कनेक्टिविटी 5G की आप चला रहे हैं, पब्लिक नहीं की है अभी मैसिव लेवल पर। अमेरिकन प्रेशर, क्योंकि हवावे शुरू करेंगे, सेकंड सैंक्शंस का इशू बन जाएगा आपको। ले लें आप सेकंड सैंक्शंस का, कि लगा दें भैया अमेरिकन सैंक्शंस। कैसे लगा दें? अभी भी सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स आपकी चाइना को नहीं होती हैं, यूनाइटेड स्टेट्स को होती। सबसे बड़ा आपका ट्रेडिंग पार्टनर के जिसकी तरफ आप ज्यादा अपना सामान बेचते हैं, वो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स है जी, चाइना नहीं है। चाइना से इंपोर्ट्स आती हैं आपको ज्यादा, एक्सपोर्ट्स नहीं है। तो अगर आप अमेरिकन प्रेशर कहते हैं जी ठीक है जो करना कर लो, तो मतलब आप पूरे का पूरा चाइना पे डिपेंडेंट हो जाएंगे, पूरे का पूरा। ये भी खतरनाक चीज। 2019 में आपने ये भी करके देख लिया कि आईएमएफ को अपनी तमाम टर्म्स एंड कंडीशंस, जो आपकी जितनी भी डील और एग्रीमेंट्स चाइना के साथ थी अंडर सीपैक, उन सब की डिटेल्स दे दी।
चाइना ने हाथ खींच लिया। 3 साल चाइनीज ने सीपैक में पैसे नहीं लगाया 2022 तक कि तुम हमारे एग्रीमेंट्स आगे देते जा रहे हो, ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। तुम्हारे लिए ये बहुत मुश्किल हो रहा है कि हम एक बैलेंसिंग बना के रख सके अपनी फॉरेन पॉलिसी यूएस और चाइना के दरमियान। एक बहुत बड़ा इंपैक्ट है हमारी फॉरेन पॉलिसी। ठीक है जी। दूसरा बड़ा इशू वो रिलेट करता है आपकी स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट में। स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट एक लाइन की बात है, जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लें आप इसको। इन्वेस्टमेंट आपके यहां सबसे बड़ा चाइना लेके आता है। बजटरी सपोर्ट, माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ये करनी हो आपने तो आप आईएमएफ की तरफ जाते हैं। पैसे आपको ये भी देते हैं, पैसे ये भी देते हैं, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट में सबसे ऊपर। यहां से आप अपने बजटरी रिलीफ ले रहे होते हैं। एक की तरफ लेवरेज ज्यादा, दूसरा हाथ खींच लेता है। तो हमारा जो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट है ये बहुत ज्यादा वीक है। ये आसान सा हेडर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आप इसको चला सकते। फिर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर, इसमें इस पे भी बड़ा इंपैक्ट है। यूनाइटेड स्टेट्स सिंस 2020 खास तौर पर इंडिया को एक पोटेंशियल काउंटर वेट के तौर पर देखता है जी ऑफ चाइना। इसीलिए लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर हो चुका हुआ इंडिया यूएस का। ये हम नहीं कहते, यूनाइटेड स्टेट्स खुद कहता है कि हमारा लार्जेस्ट डिफेंस पार्टनर। सही जी। अब इस वजह से पाकिस्तान कंपेल्ड होता है जी कि अपने सिक्योरिटी आर्किटेक्चर को अगर हमने इंप्रूव करना तो वी आर लेफ्ट विद नो ऑप्शन, बस चाइना। समझ आ रही है? आप अपना रडार सिस्टम, अपने सर्वेलेंस के सिस्टम्स, इसमें अभी भी लॉकहेड मार्टिन पर ज्यादा फोकस करती है यूएस कंपनी, और दूसरी तरफ आप अपने जेट फाइटर्स और अपने मिसाइल सिस्टम पे अभी भी चाइना पे फोकस करते हैं। सही है जी। फिर भी पाकिस्तान ने कैसे डिस्ट्रॉय कर दी इंडिया के S-400।
अच्छा, ये लड़की है, इसको मैं अब गाली नहीं दे सकता। लड़कियों को कैसी गाली दी जा सकती है कि वो ये भी ना कहें कि हाँ सर ने हमें मैं बता भी रहा हूँ कि आपके जेट फाइटर्स और मिसाइल जो हैं वो चाइनीज टेक्नोलॉजी उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट होती है, और आपके जो है वो सर्वेलेंस और उसमें रडार सिस्टम में वो यूएस ज्यादा है। प्रॉब्लम कहाँ पे है? ठीक है, ये ऐसे तो ये लगता है कि पाकिस्तान इसको बड़ा अच्छा इस्तेमाल कर रहा है, यूएस को भी इस्तेमाल कर रहा है, चाइना को भी कर रहा है। प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम ये है कि यूएस की जो आप कह लें कि स्ट्रेटजी है फॉर द रीजन, वो कंटेनमेंट है चाइना की, जिसके लिए इंडिया को वो एक फ्रंटलाइन स्टेट के तौर पे देखता है। लेकिन चाइना की ऐसी कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि जिसमें वो इंडिया को किसी भी तरह एक स्ट्रेटेजिक राइवल के तौर पे उसके साथ राइवलरी देखता। तो चाइनीज हमें सपोर्ट करते हैं अपने विजन के मुताबिक, यूएस इंडिया को सपोर्ट करता है अपने विजन के मुताबिक, और अल्टीमेटली उससे फिर हमारा जो सिक्योरिटी स्ट्रक्चर है, आर्किटेक्चर है, हमें फिर फोकस ज्यादा करना पड़ जाता है, क्योंकि आपने रिस्पॉन्ड करना है वेस्टर्न टेक्नोलॉजी जो कि तेजी के साथ इंडियंस के पास आ रही है। मोस्ट रिसेंट को तो हमने अच्छा इसको काउंट कर दिया। आगे देखते हैं जी। अगला इशू हमें इश्यूज एट मल्टीलैटरल फोरम्स है जी। मल्टीलैटरल फोरम्स जैसे यूएन हो गया, जैसे डब्ल्यूटीओ हो गया, जैसे एफएटीएफ हो गया, यहाँ पे पाकिस्तान को बहुत ज्यादा कंट्राडिक्टरी पोजीशंस लेनी पड़ जाती है। हर वो इशू जिस पर हमें चाइनीज की अनइक्विवोकल सपोर्ट मिलती है, वो या मसले हल नहीं होते या वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं। जैसे कश्मीर हो गया, जैसे न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप की मेंबरशिप हो गई, इवन जिस तरह एफएटीएफ हो गया, 4 साल आप फंसे रहे, बड़ा लंबा अरसा होता है 4 से 5 साल एफएटीएफ में ग्रे लिस्ट में फंसे रहना, छोटा अरसा नहीं है। यूएन के फोरम पर फिर हमारी वोटिंग किसी भी इशू पर, उस पर हम स्ट्रेस में आते हैं, तो लार्जली हम फिर एब्सटेन कर लेते हैं। इससे हम बेवक्त वक्त यूएस को भी फंड कर जाते हैं, चाइनीज को भी कर देते हैं।
किसी एक तरफ का वोट दूसरी तरफ को नाराज कर देगा। एब्सटेन करने से हम दोनों के इतराजात एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन कहते हैं जी हम एब्सटेन कर रहे हैं। सो ये कुछ बड़े इम्पैक्ट्स हैं पाकिस्तान पे। लेकिन जिस तरह हमने बात की कि जनाब अपॉर्चुनिटीज भी हैं, ठीक है जी, और हम कुछ डिलेमास में भी फंसे हुए हैं। अच्छा, अब ये अगर आप बेशक टेबल बात काफी लंबा सवाल हो जाएगा ना जी, क्योंकि असल तो जवाब है आपका कि इम्पैक्ट क्या है पाकिस्तान पे, वो इम्पैक्ट आपने बता दिए, लेकिन आपने साथ सारा इंट्रोडक्शन ये भी बताया कि अपॉर्चुनिटीज भी हैं, डिलेमास भी हैं। तो ये जो ऊपर हमने इसको हम यानी कंक्लूड करेंगे कि ये जो हमने ऊपर सारी डिस्कशन की है, इससे हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि बैक वक्त अपॉर्चुनिटीज भी हैं, बैक वक्त डिलेमास भी हैं। आप एक टेबल बना के क्लिक करते हैं इसमें, ताकि कंक्लूडिंग स्ट्रक्चर भी बन जाए और उनको बहुत ज्यादा आधे घंटे से लंबा जवाब भी ना चले। ठीक है जी। तो वो कैसे हैं जी? कोई जरूरत नहीं है आपको उनकी एक्सप्लेनेशन करने की। डिलेमा क्या है? देखिए जी, हम एक स्ट्रेटेजिक एंट्रैपमेंट का शिकार है। समझ आ जाएगी एग्जामिनर को, अब आप एक किस्म का उसको जो बात उसकी समझ आ जाएगी। हम इकोनॉमिक ओवर डिपेंडेंस का शिकार है। हमें ऑटोनमस डिसीजन मेकिंग लेने के इश्यूज हैं जी। और इवन हमारी इंटर पॉलिटिक्स है या डोमेस्टिक जो आप कह लें कि पॉलिटिक्स, उसमें पोलराइजेशन हो गई है जी। यूएस की तरफ भी और चाइना भी पोलराइजेशन होगी। मुल्कों ने हमारी डोमेस्टिक कर दिया, डिलेमा बन गया। अगर हम अपॉर्चुनिटी करें तो इकोनॉमी के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज, हमारी इकोनॉमिक बार्गेनिंग चिप वो बहुत इनहांस्ड होगी। दोनों तरफ को इस्तेमाल करें। तो हमने इसीलिए नारा जियो इकोनॉमिक्स का लगाया हो। आओ हमारी मार्केट में पैसा लगाओ, हमारी मार्केट को दुनिया के साथ कनेक्ट करो। दोनों करो, दोनों आ रहे हैं, दोनों कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको फायदा। सही जी। दोनों के लिए हमारी अपॉर्चुनिटी हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। दोनों कंट्रीज के प्लान में हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन बड़ी वाइटल हो जाती है। तो हम अगर एक ट्रांजिट इकोनॉमी के तौर पर रोल प्ले करें, साइड ना लें, एक राहदारी की इकोनॉमी बन जाए, किराए की इकोनॉमी बन जाए, तो हम दोनों कंट्रीज को राहदारी प्रोवाइड कर रहे हैं। सीपैक के साथ मनवन हमने उसको कबूल कर लिया। आईमैक को भी अगर हम कबूल कर लें तो हम राहदारी की पॉलिटिक्स में पूरे का पूरा एंगेज हो जाते हैं। डुअल अलाइनमेंट, बहुत कम कंट्रीज हैं जी दुनिया में जो डुअल अलाइनमेंट की स्ट्रेटजी पे चल रही हैं। इस डुअल अलाइनमेंट से दोनों तरफ से हम क्लाइमेट फाइनेंसिंग पे भी पैसा ले लेते हैं,
दोनों कंट्री से हम यूएन की रिफॉर्म्स के ऊपर भी अपना फायदा उठा लेते हैं कि नहीं होने देंगे सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स। ऐलान चाहे जितने मर्जी हो जाए, 2005 से कुछ भी नहीं हो रहा, सर पटक के बैठ गया इंडिया। लेकिन हमारी डुअल अलाइनमेंट, दोनों तरफ प्ले कर जाते हैं, हमें हमारी अपॉर्चुनिटी ना हमारे लिए अच्छा। ये बातें समझ आ रही हैं? तो इस तरह की आप जो है वो एक टेबल में ला के सम अप कर दें, वो समझ जाएगा, क्योंकि असल तो सवाल ही आपका जो है वो इम्पैक्ट्स पे है, उसकी आपने डिटेल लिख दी। तो पाकिस्तान के लिए ये बेहतर है कि नॉट टू पिक अ साइड, बस नेविगेट करें अ पाथ ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म। हमें सवाल आ सकता है, डिस्कस पाकिस्तान पाथ ऑफ स्ट्रेटेजिक प्रैग्मेटिज्म इन द वेक ऑफ यूएस चाइना स्ट्रेटेजिक राइवलरी, इस तरह का भी सवाल आ सकता है। ये है जी आज की बात। कल फिर नए टॉपिक्स के साथ बात करेंगे। ठीक है जी। नहीं जी, इजाजत दीजिए।